नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चर्चा है वक्फ कानून की। जिस तरीके से लंबी चर्चा सदन में हुई, उसके बाद बिल पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगी और कानून बन गया, अब देश में लागू भी कर दिया गया। और इस बीच हिंसक झड़प हुई, सबसे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में। बांग्लादेश में भी कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिला। और इन्हीं सब मामलों के बीच दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, उस बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल शामिल रहे। अब इस बैठक का मतलब क्या था, यह बैठक अहम क्यों थी, बांग्लादेश से लेकर बंगाल तक के लिए क्यों जरूरी थी ये बैठक, इसी पर चर्चा करेंगे। अनुपम प्रसून जी मेरे साथ हैं। देखिए, इस बैठक के बारे में बताने से पहले कुछ हम आपको जरूरी बात बता देते हैं, और इस बात को आप बहुत खास तौर पर क्यों सुनिएगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस वक्त दोस्तों आप सबको पता है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में और बांग्लादेश की धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के हित में नहीं हो रहा, भारत के खिलाफ हो रहा है। और जब भारत के खिलाफ हो रहा है तो इसका एक और मैसेज जा रहा है जिसको एक देश के नजरिए से समझने की जरूरत है। यह सिर्फ भारत के खिलाफ जहर नहीं उगला जा रहा, बल्कि हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। और अगर भारत को जब परेशान नहीं कर पा रहा बांग्लादेश, तो हिंदुओं को परेशान करके वो चाहता है कि वहां की सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए या कुछ ऐसा करे जिससे पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा सके। अभी हाल ही में आपने देखा रामनवमी खत्म हुआ है। रामनवमी के साथ साथ एक बड़ा फैसला, और आप देखिए कि मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल था उसे पास तो रामनवमी के पहले कर लिया था, लेकिन लागू किया रामनवमी के बाद। नोट करिएगा इस बात को जी। तो रामनवमी के बाद इसे लागू बहुत विशेष वजह से किया गया। इसलिए किया गया कि एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण ना बिगड़े, वो बना रहे और इसका कोई गलत फायदा ना उठाए। लेकिन जैसे ही और जिस तारीख को यह संशोधन बिल लागू हुआ है पूरे देश में, उस दिन एक खास पैटर्न, जब मैं ये कह रहा हूं कि खास पैटर्न, तो इसका मतलब समझिएगा। पैटर्न का मतलब ये कि अंदाज एक ही है, विरोध का प्रदर्शन और उसका तरीका एक ही है, सब कुछ एक ही है, और जो टारगेट पर है, जो कम्युनिटी टारगेट पर है, वो भी एक ही है। बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उस इलाके तक जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उस इलाके तक जो वक्फ संशोधन कानून के लागू होने वाले दिन हुआ है, यानी कि 8 अप्रैल 2025 को जो हुआ है, वो उसमें बहुत सारी समानताएं दिखती हैं। और इन समानताओं की भूमिका क्या है, आज की बैठक से हम इसे भी समझेंगे। बिल्कुल। जो बैठक हुई, इस बैठक को लेकर बंगाल के लिए तो कह सकते हैं कि चलिए देश भर में वक्फ कानून लागू हुआ, लेकिन बंगाल के लिए नजरिए से बांग्लादेश, देखिए सबसे पहले तो आप एक बात और बता देते हैं कि जब यह बैठक हो रही थी और जब बांग्लादेश से लेकर बंगाल तक प्रदर्शन, आगजनी की घटनाएं सामने आई, इसी बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से भी आ रही थी तहव्वुर राणा को लेकर। आप सबको पता है, और 26/11 का एक मास्टरमाइंड जो कि भारत लाया जा रहा है, प्रत्यर्पण उसका हो रहा है, और अमेरिका से विमान उड़ चुका है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। और हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक इससे 3.5 घंटे पहले ये बैठक हुई है। तो बहुत नोट करिएगा, मैं खासतौर पर टाइम कोड कर रहा हूं इसलिए ताकि हमारे दर्शक भ्रमित ना हो। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त तहव्वुर राणा आसमान में एक प्लेन में बैठा हुआ है। तहव्वुर राणा मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी उसे कहा जाता है, और उसका प्रत्यर्पण हो रहा है, वो भारत लाया जा रहा है। और भारत अब उसको, वो पाकिस्तानी नागरिक है, कनाडा की नागरिकता ले चुका था, उसने साजिश रची थी 26/11 के लिए। तो एक बड़ी उपलब्धि, और इस वजह से भी जो आज बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री, जिसमें विदेश मंत्री और जिसमें हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे, इन तीनों की मौजूदगी। लेकिन एक दोस्तों और गंभीर विषय है, इस बैठक में ही चर्चा हुई है, और वो गंभीर विषय बांग्लादेश और बंगाल के इलाके में क्या हुआ है उसको लेकर। अब ये गंभीर विषय क्या है, आपने जो बोला कि इस बैठक से क्या कनेक्शन है, अब ये सुनिएगा। दरअसल हुआ यह कि 8 अप्रैल 2025 को जिस दिन वक्फ संशोधन बिल लागू हुआ, उस दिन बांग्लादेश में भी हिंसा होती है, और बंगाल के उस इलाके में, टारगेटेड एरिया में बता रहा हूं, उस इलाके में जहां हिंदू आबादी 30%, 32% या 30% से नीचे रह गई है।
मेरी बात नोट करिएगा। और वो इलाका कौन सा है? मुर्शिदाबाद है, मालदा के इलाके हैं, तो ये वो उत्तर 24 परगना है, ये वो इलाके हैं जहां पर आप देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी गिर रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आ रहा है। जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान, पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 जिले ऐसे थे जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा थी, और आज की तारीख में 9 से 10 जिले हो गए हैं। और अंतर देखिए, मतलब कि आजादी के वक्त जितने हिंदू थे उसके आधे भी हिंदू उस जिले में नहीं बचे जो वो 3 जिले थे, जिसमें से एक मुर्शिदाबाद का हम जो नाम ले रहे हैं, मुर्शिदाबाद मालदा का जो एरिया है, इस एरिया में हुआ दोस्तों ये कि एक विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में होता है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदू घरों को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। देखिए, और उसी तरह के हमले, उसी तरह की हिंसा की सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है मुर्शिदाबाद में। हिंदू घरों को टारगेट, हिंदू मंदिरों को टारगेट, और हिंदुओं को टारगेट, सेम कंडीशन। और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे? आपको भी पता है, वो लोग थे जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, यानी मुसलमान तबके के लोग हैं। हर मुसलमान विरोध कर रहा है इस बिल के पास होने का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ है। लेकिन जो कुछ हैं वो अपना इसकी आड़ में कैसे जिंदा चला रहे। अब देखिए, इसमें जो विरोध प्रदर्शन कर जो मुर्शिदाबाद में हुआ, उसमें कनेक्शन आ रहा है अंसारुल इस्लाम का। मैं आपको उसका उसी पर चर्चा करेंगे। अंसारुल इस्लाम को लेकर तमाम बातें हो रही थी, हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से उसका रंग हर बार बदलता जाता है और वो फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से साजिशें रचता है। उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, अंसारुल इस्लाम के नाम सामने आ रहे हैं, और पिछले 1 से 1.5 सालों के भीतर, जब से ये चर्चा चली है एनआरसी लागू होने की, जब से चर्चा चली है सीए लागू होने की, तब से खास तौर पर इस इलाके से ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, जिनको आप स्लीपर सेल कहते हैं, वो एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं इस अंसारुल इस्लाम के। अब ये अंसारुल इस्लाम क्या है? ये वो संगठन है जिसे भारत एक आतंकवादी संगठन मानता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, या इसकी जो मतलब जमीन है जहां ये तैयार होता है, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में एक जगह है बारिसाल। उस जगह पर कहा जाता है कि इनकी फैक्ट्री है, मतलब वहां पर इनके स्लीपर सेल तैयार किए जाते हैं, फिर ये भारत में लाए जाते हैं। और भारत में लाए जाते हैं कोई आधिकारिक रूप से नहीं, चोरी छिपे लाए जाते हैं। और भारत में लाए जाने के बाद इनका टारगेट क्या होता है? इनका इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको एक टारगेट दिया जाता है। ये पहले अपना पूरा परिवार बसाते हैं, धीरे धीरे परिवार बसाने के साथ साथ इनका टारगेट होता है कि उस जगह की भौगोलिक स्थिति को आप बदल दीजिए। और धीरे धीरे अब देखिए कि पहले कुछ साल बीते, फिर अब ज्यादा हो गया, अब पूरी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई इनकी। ये बेसिकली होते कौन है? ये रोहिंग्या होते हैं, या वो मुसलमान होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, बांग्लादेश में शरण लेते हैं और उनको भेज दिया जाता है। ये भारत में रहने वाले मुसलमान नहीं होते, वैसे मुसलमान नहीं होते जिनका जन्म भारत हुआ, या जो जन्म से कर्म से मतलब जो शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी जो एक मुसलमान कनेक्ट करता है, ये वो लोग नहीं होते। इनका एक टारगेट होता है कि भारत में जाओ, भारत में काम करो, भारत में रहते हुए अपने संगठन यानी अंसारुल इस्लाम और अपने आका के लिए काम करो। अब ये अंसारुल इस्लाम क्या है? हमने आपको कुछ थोड़ी देर पहले मतलब एक वीडियो में कुछ लिस्ट दिखाई थी, उन नामों को दिखा देते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। हाँ, तो हम अंसारुल इस्लाम पर आते हैं। देखिए, पहले तो आप वो लिस्ट देखिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, अंसारुल इस्लाम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, लश्कर तैयबा, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जिसे हुजी भी कहते हैं, जगराता मुस्लिम जनता बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, पूर्वा बांग्ला कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो आप देख रहे हैं 9वें नंबर को छोड़ दीजिए, तो ये जो 8 नंबर तक जो आप भी देख रहे हैं, वो सब एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है। किसके? अल-कायदा के कहा जाता है। और ये सारे जो ऑपरेट होते हैं, इनका जो आका होता है वो ISI होता है, वहां से ये ऑपरेट होते हैं। अंसारुल इस्लाम ठीक उसी का एक हिस्सा है। आप वहां से जब देखेंगे अंसारुल इस्लाम के, हमने आपको बताया कि 1.5 साल में पकड़े गए हैं। एक वहां पे बारिसाल जगह है बांग्लादेश में, वहां पर इनका एपी सेंटर है। इनका बेसिकली काम होता है कि हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव फैलाओ जी। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल सुनिएगा। हमने इसमें जो आप फिर से वो लिस्ट दिखाई, इसमें जो सबसे पहला संगठन था अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। हाँ, इस संगठन का नाम याद रखिएगा। पहला संगठन, दूसरा संगठन क्या करता है? पहला संगठन एक नैरेटिव तैयार करता है, दूसरा संगठन उसे ग्राउंड पर लेकर जाता है।
मतलब अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एक नैरेटिव तैयार किया और अंसार अल इस्लाम ने क्या किया, उस नैरेटिव को ग्राउंड पर भेज दिया। अब होता कैसे है, पिछली बार 2024 में सितंबर अक्टूबर के महीने में जब दुर्गा पूजा का वक्त था, तब एक नैरेटिव बनाया गया, एक दुर्गा मंदिर में, एक बड़े दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहां पर यह दिखाया गया कि मां दुर्गा के चरणों के नीचे कुरान शरीफ रखा गया, जबकि ऐसा था नहीं, इसमें सच्चाई, ये मॉफ फोटो, एक फोटो ऐसा बनाया गया जिसे एडिट किया गया और उस एडिट करके उस फोटो को ऐसे दिखाया गया जिससे जो मुसलमान भाई उनकी भावनाओं को भड़काया जाए। और हुआ यही, उस तस्वीर के वायरल होने के बाद ही वहां हिंसा भड़की तो हिंदू टारगेट पर आए, हिंदू मंदिर टारगेट पर आए, हिंदू सिंगर टारगेट पर आया, हिंदू आर्टिस्ट टारगेट पर आए। उसका एक खराब नैरेटिव देखिए बनाया गया। तो ये दो संगठन आपस में तालमेल से काम करते हैं और इसका यही अंजाम है कि अब इनकी जो पहुंच है वो धीरे धीरे, जो हमने कहा कि जो घुसपैठ की समस्या है, वो घुसपैठ की समस्या इस नैरेटिव को लेकर अब कहां तक आ गई है, तो चिकन नेक कॉरिडोर तक पहुंच गई है। और जो मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, आपने कुछ भाषण सुने टीवी चैनलों पर, वो भाषण चल रहे हैं, जिसके बाद अब सुनिए पुलिस क्या दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस को हम दोष भी कैसे दे सकते हैं। पुलिस दावा यह कर रही है कि एक अफवाह फैलाई गई कि लाठीचार्ज में इस बिल के खिलाफ, संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा एक शख्स मारा गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। पुलिस का यह दावा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा है। पुलिस तो यहां पर कह ही रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अफवाह किसने फैलाई? एक खास संगठन ने फैलाई। वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग आए जो स्लीपर सेल की तरह थे और उनकी वजह से चीजें बिगड़ गई। तो इस संगठन को लेकर भी दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कुछ चर्चा हुई? बेसिकली आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में जो बैठक हुई है, जो खबर आ रही है, उसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जो तनाव की स्थिति और जो हुआ है पिछले 2 दिनों में, यानी 7 अप्रैल और 8 अप्रैल और आज सुबह सब कुछ नियंत्रण में है। इंटरनेट मुर्शिदाबाद में बहाल हो गया था सुबह ही, लेकिन जो कुछ भी इन 3 दिनों में घटनाक्रम हुआ है उस पर भी चर्चा हुई है। और अब ये आप समझ लीजिए कि अब से कुछ ही दिन पहले मोदी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई थी। इसके बाद भी बांग्लादेश में, और आप इससे पहले तो आपने देखा ही था कैसे बाड़ेबंदी को लेकर जो हमारे बॉर्डर हैं, हम उन्हें सिक्योर करना चाहते हैं, हम बाड़ेबंदी अपनी जमीन में कर रहे हैं और बांग्लादेश विरोध कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है ना कि बांग्लादेश की नजर में या बांग्लादेश के मन में कुछ खोट है। चोर की दाढ़ी में तिल का जो कहा जाता है, साफ नहीं है बांग्लादेश के जो कुछ भी चल रहा है। बाकी दिल्ली में ये जो मीटिंग हुई उस पर ही पूरी चर्चा हमने की कि किस तरीके से अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी अब देखना होगा कि जिस तरीके से अनुपम जी ने जो चीज़ें समझाई, वो संगठन को लेकर क्या कुछ फैसला भारत करता है, यूनुस को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।